इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4। अभी हम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करें इस चैप्टर का, दैट इज कंडक्टर्स पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई एंड नीट एंड एवरी, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दो तीन पॉइंट जो तुम्हारे को अगर याद है, देन यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर in under all the circumstances, static condition में under all the circumstances is zero। ठीक है, and the cavity inside the conductor is insulated from the outside world. Similarly, the outside world is also insulated from the cavity. तो the only thing which will happen is, अगर अपन ने कैविटी के अंदर चार्ज क्यू रख लिया है तो अंदर एक चार्ज क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ओके, और सरफेस पे रेसिडुअल चार्ज, लेफ्ट ओवर चार्ज अपीयर हो जाएगा। दैट्स ऑल। कैविटी के अंदर चार्ज क्यू रखने का क्या इफेक्ट आएगा? कैविटी इनर सरफेस पे नेगेटिव ऑफ क्यू इंड्यूस हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ क्यू, तो क्यू अगर नेगेटिव तो अंदर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, क्यू पॉजिटिव तो अंदर नेगेटिव इंड्यूस होगा। और लेफ्ट ओवर चार्ज जो है वो सरफेस के ऊपर आके बैठ जाएगा। अदरवाइज द आउटर वर्ल्ड इज टोटली shielded from the inner world and the inner world is totally shielded from the outer world। ठीक है, ये लाइन दिमाग में बिठा लो। बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये कैविटी है और ये बाहर का अपना ये है कंडक्टिंग सरफेस है। अब अपन ने क्यू यहां पे रखा और अंदर चार्ज इंड्यूस हो गया और रेसिडुअल चार्ज बाहर आके बैठ गया। ठीक है, अब रेसिडुअल चार्ज बाहर कैसे अरेंज होगा, उसका इस अंदर के चार्ज क्यू से कोई लेना देना नहीं है। चाहे तुम क्यू को यहां पे रखो, यहां पे रखो, यहां पे रखो, यहां पे रखो, इस क्यू को अंदर कहीं पे भी मूव करो, इस क्यू को अंदर मूव करने से क्या होगा, ये जो अंदर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो चेंज होता जाएगा, है ना। तुम अगर इसको क्या बोलते हैं, इसके पास लाओगे तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ वाली। ठीक है, यहाँ का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर तुम इसको यहाँ पे लेके जाओगे सपोज, तो यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, बट वो सिर्फ और सिर्फ अंदर अफेक्ट करेगा। बाहर का जो लेफ्ट ओवर रेसिडुअल चार्ज है वो कैसे अरेंज होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑफ करते हो, ठीक है, तो उसका अफेक्ट सिर्फ बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अंदर के चार्ज क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर तुम बाहर इस सरफेस को एडिशनल चार्ज क्यू भी देते हो तो भी अंदर कैविटी के अंदर ना तो इस चार्ज क्यू को कुछ अफेक्ट होगा, ना ही जो अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कुछ अफेक्ट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और हर कंडीशन में कुछ भी हो जाए, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कुछ भी हो जाए यहां पे हमेशा जीरो रहेगा। इज दिस क्लियर? इसको उतार लो, अगर कल नहीं उतारा हो, भूल गए हो, तो वापस से एक बार रिवीजन के लिए जो भी मैंने बोला है उसको उतार लो। सवाल में यही चार पॉइंट घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे।
इसको अच्छे से उतार लो। ओके, सो उतार लिया। अब एक बात बता दूं ये, कि यहाँ पे अगर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे बाहर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस चार्ज क्यू पे, इस अंदर जो चार्ज क्यू लगा है उसकी वजह से फोर्स तो लगना चाहिए, है ना। बट बाहर की दुनिया को नहीं पता होता है कि कैविटी के अंदर चार्ज क्यू रखा है। ओके। उसी तरह से चार्ज क्यू को भी नहीं पता है कि अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, दोनों को नहीं मालूम है। ओके। लेकिन अगर दो चार्ज है तो एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे। सो हाउ विल दिस चार्ज क्यू exert force on this outside charge? So the outside world, जो बाहर की दुनिया है, उसको अंदर के चार्ज क्यू में कैसे पता चला? इसकी वजह से जो रेसिडुअल लेफ्ट ओवर चार्ज जो है ना, वो इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स लगाएगा, दैट रेसिडुअल चार्ज इज टेलिंग अस कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज है। और इस चार्ज क्यू का जो अफेक्ट बाहर के चार्ज क्यू पे आएगा, वो जो सरफेस पे रेसिडुअल चार्ज क्यू है उसकी वजह से आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब अपन इसको समझते हैं। A point charge Q is placed at the center of a neutral spherical conducting shell. It will attract negative charge to the inner surface of the conductor. How much induced charge will accumulate there? ओके, सो अभी सबसे सिंपल सवाल है। सबसे सिंपल सवाल अपन ने क्या किया है कि मैंने स्फेरिकल ले लिया सबसे पहले तो, कैविटी स्फेरिकल ले लिया मैंने। ओके। तो ये कैविटी अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है। और फिर दूसरा क्या किया है, सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए क्या किया, अ पॉइंट चार्ज की इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ न्यूट्रल स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, एग्जैक्टली सेंटर पे
एक चार्ज क्यू रख लिया। अब बताओ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो अंदर कितना चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है अंदर, अंदर मान लो प्लस क्यू चार्ज है। अपने को मालूम है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो अब अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं कंडक्टर के अंदर, अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया कंडक्टर के अंदर, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया है। एंड इफ वी से दैट द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाई, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है कि कंडक्टर के अंदर ई क्या होता है, जीरो होता है किसी भी कंडीशन में। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, दैट हैज टू बी जीरो। दैट मीन्स क्यू एनक्लोज क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज हैज टू बी जीरो। तो इसका मतलब कंडक्टर का इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज क्यू जीरो होना चाहिए। हमने इधर प्लस क्यू चार्ज रखा है। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन कि इस सरफेस के अंदर ये जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी माइनस क्यू, दैट विल बी माइनस क्यू। ये चार्ज जो इंड्यूस हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, ये हो गया। लेकिन हमारा कंडक्टर क्या है, आवर कंडक्टर इज, जो हमने माना है कि आवर कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं। आवर कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन्स टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर जीरो होना चाहिए। तो अगर माइनस क्यू चार्ज अंदर के सरफेस पे आया है तो प्लस क्यू चार्ज जो है वो बाहर के सरफेस पे आ जाएगा। बाहर के सरफेस पे आ गया प्लस क्यू चार्ज। और ये कौन सा चार्ज है, दिस इज रेसिड्यूअल या लेफ्ट ओवर चार्ज बोलता हूं मैं इसको। क्योंकि अगर अंदर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है तो बाहर के सरफेस प्लस क्यू चार्ज होगा, टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी सुनो, मैंने बाहर के सरफेस पे लेफ्ट ओवर चार्ज लाने से पहले अंदर के सरफेस पे ओ कंडक्टर अंदर गॉसियन सरफेस बना के ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है। और मैंने उससे आर्ग्यू कर दिया कि क्यू एनक्लोज जीरो है। ओके, बट जब मैंने ये किया था तो मैंने बाहर के चार्ज का इफेक्ट तो लिया ही नहीं है। तो ये जो ई जीरो हो गया वो अंदर के चार्ज की वजह से हो गया। दैट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड आउट ई ड्यू टू चार्ज क्यू ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस पे जो चार्ज है वो जो ई है इनसाइड कंडक्टर, वो भी जीरो है, वो भी जीरो है। ओके, बात समझ में आ रही है। अब मैंने यहाँ पे जो है दो बात बोली है जिसको मैं वापस से मेंशन करता हूं। एक बोल रहा हूं मैं, ई टोटल इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, है ना, ये तो हमेशा होता है, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। अब इस ई टोटल को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। ई ड्यू टू ई वन बोल दू, जिसको मैं बोलता हूं चार्ज इन कैविटी, चार्ज इन कैविटी जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों है।
एंड में बोलता E2 ड्यू टू चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और ई टोटल क्या हो गया? ई टोटल हो गया E1 प्लस E2 विच इज जीरो। ई टोटल तो जीरो है, ये तो कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन मैंने जो अभी आर्ग्यू किया है ना, उसको समझ लो अच्छे से। आर्ग्यू नहीं किया है मैंने, जो एक बात रखी है, मैंने बोला है E1 भी जीरो है और E2 भी जीरो है अलग से। E1 अपनी मर्जी से जीरो और E2 अपनी मर्जी से जीरो, ये ध्यान रख लेना। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ऐसा क्यों है, अभी मैंने खाली क्लेम किया है ई टोटल तो कंडक्टर के अंदर जीरो है क्योंकि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो E1 प्लस E2 को जीरो होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोल दिया कि E1 अपने अलग से जीरो है और E2 अलग से जीरो है, दोनों इंडिपेंडेंटली जीरो है। इज दिस क्लियर? आदि, अजीजा, यस। यस सर। ये अलग से जीरो है, इसको याद कर लो। E1 भी जीरो है और E2 भी जीरो है। इसका अफेक्ट देखो, मैंने जो क्लेम किया है उसका अफेक्ट देखो, और जो मैं बोल रहा हूं उसको उतारते रहो क्योंकि वो तुम्हारे को याद नहीं रहेगा। अब अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज Q, ठीक है, अगर आउटर सरफेस पे लाऊंगा, अगर एक्स्ट्रा चार्ज Q आउटर सरफेस पे लाऊंगा, E1 तो फिक्स था अंदर के चार्ज की वजह से, जो कि ऑलरेडी जीरो हो चुका था इंडिपेंडेंटली। E2 जो था वो चार्ज ऑन द आउटसाइड स्फीयर ऑफ द कंडक्टर की वजह से। अब तुम एक्स्ट्रा चार्ज Q भी ले आओ, क्योंकि E टोटल को जीरो रहना है, इसीलिए E2 अभी भी जीरो रहेगा। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि आउटर वर्ल्ड जो है इनर वर्ल्ड से बिल्कुल शील्डेड है। तो अगर अपन यहाँ पे चार्ज Q भी लाते हैं तो अंदर की दुनिया को तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। और अंदर की दुनिया की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी जीरो है, तो बाहर अगर चार्ज लाओगे तो उसका वापस से अफेक्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया तुम्हारे को? इसका इसको लॉजिक को समझोगे तो उसी तरह से अगर ये जो अंदर का चार्ज प्लस Q है, इसको तुम दुनिया में अंदर कैविटी के अंदर कहीं पे भी मूव करवाओ, अगर तुम इसको कैविटी के अंदर कहीं पे भी मूव करवाते हो, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको इधर उधर मूव करवाने से क्या होगा, अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, है ना? अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, बाहर की दुनिया का तो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है, तो बाहर का E2 तो जीरो रहेगा। अंदर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहे, कुछ भी हो अंदर, लेकिन E1 फिर भी जीरो ही रहेगा। E1 फिर भी जीरो रहेगा। मैंने शुरू किया था सिमेट्री से, लेकिन मैंने क्लेम करके ये मानता चला, बोलता चला जा रहा हूं कि E1 अलग से जीरो है, E2 अलग से जीरो है, E टोटल भी जीरो है। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया ये? यस। कोई डाउट नहीं है इसमें? क्लियर होने का मतलब है तुमने इसको याद कर लिया। अभी भी तुम्हारे को ये नहीं मालूम है कि E2 अलग से जीरो क्यों रहा है, E1 अलग से जीरो क्यों रहा है, वो नहीं समझाया मैंने अभी तक। मैं तो खाली एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अंदर की दुनिया से बाहर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाहर की दुनिया से अंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक्सेप्ट ऑफ द जो लेफ्ट ओवर चार्ज बाहर आएगा, बस बाहर आएगा, उसके बाद कैसे अरेंज होगा उसका कोई लेना देना नहीं है। अंदर की दुनिया को चेंज करो, बाहर की दुनिया में कुछ चेंज ही नहीं आएगा क्या?
और बाहर की दुनिया को चेंज करो, अंदर की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो अपन ने क्लियर हो गया अपने को। और मैंने बोला इसलिए तुमने मान लिया, मैंने बोला इसलिए तुम लोगों ने मान लिया कि यह सही है। ओके। एंड अगर अपन ने सिमेट्रिक रखा था तो, क्योंकि स्फेरिकल लिया था अपन ने, तो दोनों दोनों सरफेस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये अंदर की रेडियस ए है और बाहर की रेडियस बी है, तो अंदर के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, इनर सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, वो हो जाएगी -q/4πa²। और बाहर के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा होगी, वो हो जाएगी q/4πb²। है ना। ये चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ओवर द इनर एंड आउटर सरफेस। कब? जब ये q जो है ना सेंटर में, जब सिमेट्रिक है तब। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इट विल डिस्ट्रीब्यूट सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब बात यह है कि क्लेम ये हो रहा है कि ई टोटल जीरो है। ये क्यों क्लेम हो रहा है? ई टोटल जीरो है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ई टोटल जीरो है। इसको तो हम प्रूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रूव कर सकते? बिकॉज दिस इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। इसमें तुम्हें सोचना नहीं है कि यार ये ई जीरो क्यों हो रहा है। ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। बट कंफ्यूजन ये है कि ई वन अलग से जीरो क्यों हो रहा है और ई टू अलग से जीरो क्यों हो रहा है। ई वन प्लस ई टू मिला के जीरो हो जाता, बस ये काफी था। ई वन प्लस ई टू मिला के जीरो हो जाता, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर सेटिस्फाई हो जाती। क्लेम ये आ गया कि ई वन अलग से जीरो है, ई टू अलग से जीरो है। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है, एन अनचार्ज स्फेरिकल कंडक्टर centered at the origin has a cavity of some weird shape carved out of it. Somewhere within the cavity is a charge plus q. What is the field outside the sphere? ओके, और ये मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर रखा है पीडीएफ। और ये जो लैंग्वेज है ना, ये मैंने एज इट इज, एक बुक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, ग्राफिटी, जो आईआईटी में रेफर की जाती है। आई डोंट रिमेम्बर द स्पेलिंग, आई थिंक इट्स ग्राफिटी। जो भी है, यू कैन सर्च फॉर द नेम, या नेम भूल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस बुक में जो लिखा था मैंने एज इट इज इधर कॉपी पेस्ट किया है, सो दैट इज एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। तो यू कैन सी दैट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट, उसको पढ़ सकते हो तुम, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ओके, सो द आइडिया इज, ये एक स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर कोई कैविटी एक वियर्ड शेप की बना दी, जिसके अंदर चार्ज क्यू को रख लिया कहीं पे भी। और इसका सेंटर जो है ओरिजिन, ओरिजिन पे इसका सेंटर है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड the electric field at a distance r from the center of this sphere. यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना है। so what is the electric field E here? And the electric field E here is kq by r square. कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर? अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर, ये स्फेरिकल है, हाँ, ये ध्यान रख लेना, दिस इज स्फेरिकल, के अंदर
कोई भी एक वियर्ड शेप की कैविटी है, अब मैंने सिमेट्री नहीं ली है, सिमेट्री में तो रिजल्ट बहुत आसान था, है ना। वियर्ड शेप की कैविटी है, लोकेटेड एनीवेयर, कहीं पे भी लोकेटेड है, और उसके अंदर चार्ज क्यू, क्या रखा है, चार्ज क्यू, वो भी एनीवेयर, कहीं पे भी रखा हुआ है। अब स्फीयर के अलावा कुछ भी सिमेट्रिक नहीं है। और यह पूछा जा रहा है कि उसका डिस्टेंस पे, उस कैविटी कंडक्टर के बाहर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा। इस फिगर को अच्छे से उतार लो और समझ लो कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। इन सब चीजों में, इन सब में जो हम पढ़ रहे हैं, मेरे दो पॉइंट हमेशा प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर से आ रहे हैं, उसको तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हम लोग, हम प्रूव नहीं कर सकते, उसको मान के चलते। दूसरा है, द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल। अगर इक्वी पोटेंशियल नहीं होगा तो फिर चार्ज सर्फेस पे फ्लो होना शुरू हो जाएगा और रीअरेंज कर देगा। सो द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वी पोटेंशियल, एंड क्योंकि सर्फेस ऑफ द कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, तो सर्फेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस पॉइंट पे हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा, है ना। इन तीन पॉइंट्स पे हमारे को कोई डिस्कशन नहीं करना है, इन तीन पॉइंट्स पे हमारे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना है। क्या क्या, ई, दैट इज इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर टोटली, टोटली हमेशा जीरो, टोटली इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो है। हम कभी नहीं पूछेंगे क्यों, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी द कंडक्टर है। दूसरा, कंडक्टर का जो भी सरफेस है, बाद सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होगा, वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कहीं पे भी, उसका जो क्राइटेरिया वो यही है कि सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल रहना चाहिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसमें भी कोई डिस्कशन नहीं है। अब बाकी सारे पॉइंट जो है वो हमारे को समझ, इन तीन पॉइंट्स को लेके हम बाकी सारे पॉइंट्स को आर्ग्यू करेंगे। So the claim is electric field outside the sphere is kq by r square. That is, this entire system is behaving like the charge q is located at the center of the conductor. This is like, the behavior is like this. Behavior कैसा है कि charge q is located outside the, at the center of the conductor. हमने क्या बोला था, अगर कैविटी के अंदर चार्ज q है, तो कैविटी के अंदर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू जो है ये इंड्यूस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, जो कि लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर चार्ज है। और मैंने क्या बोला था, आउटसाइड वर्ल्ड को कम्युनिकेशन कैसे होगा, इस लेफ्ट ओवर चार्ज की वजह से होगा। आउटसाइड वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा कि अंदर चार्ज क्यों रखा हुआ है, कैविटी है, वो सिर्फ जो सरफेस पे लेफ्ट ओवर चार्ज आएगा उसकी वजह से पता चलेगा, है ना। और ये भी प्लस क्यू और ये माइनस क्यू दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ये क्या बोल रहा है, बुक वाला क्या बोल रहा है। The answer does not depend on the shape of the cavity and on the placement of the charge. कैविटी का शेप कैसा है, कैविटी कहाँ रखी हुई है,
और चार्ज कैविटी के अंदर कहाँ रखा हो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। और क्या बोले, द कंडक्टर कंसील्स ऑल द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द नेचर ऑफ द कैविटी, रिवीलिंग ओनली द टोटल चार्ज इट कंटेंस। The charge plus Q induces an opposite charge minus Q on the walls of the cavity, which distributes itself in such a way that its field cancels that of Q for all points exterior to the cavity. बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि जब कैविटी के अंदर चार्ज Q है तो माइनस Q चार्ज इस कैविटी के सरफेस पे ऐसे इंड्यूस होता है सच दैट at all the points outside the cavity, at all the points outside the cavity, the electric field due to the charge Q inside the cavity and the induced charge on the cavity is zero. क्या बोल रहा हूं मैं, इस Q और Q इंड्यूस की वजह से अगर मैं इसको 0.1 ले लूं और ये 0.2 ले लूं, ये दोनों पॉइंट कैविटी के बाहर है, ये दोनों पॉइंट कैविटी के बाहर है, दोनों पॉइंट पे E1 इज जीरो। E1 क्या है, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस Q एंड माइनस Q इंड्यूस्ड इनसाइड द कैविटी। वो क्या है, जीरो है। कैविटी के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, कैविटी के बाहर दो ही तरह के पॉइंट है, या तो पॉइंट कंडक्टर के अंदर है या पॉइंट कंडक्टर के बाहर है। क्लेम क्या हो रहा है कि कैविटी के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। अभी अपन ने लेफ्ट ओवर चार्ज की बात नहीं करी है, ये पहला क्लेम हो गया। मेरे पिछले क्लेम से एक क्लेम और आगे चला गया मैंने तो पहले बोला था कि कंडक्टर के अंदर जो E1 है ना वो जीरो है। अब मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर के बाहर भी अगर E1 ले लू, E1 इज नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज बिकॉज ऑफ द चार्ज इनसाइड द कैविटी। इनसाइड द कैविटी दो तरह के चार्ज, किस तरीके से रखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वो जीरो है। पहला क्लेम क्लियर। Since the conductor carries no net charge, this leads plus Q to distribute itself uniformly over the surface of the sphere. It's uniform because the asymmetrical influence of the point charge plus Q is negated by that of the induced charge minus Q on the surface. ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो प्लस Q चार्ज है, रेसिडुअल चार्ज जो आउटर स्फीयरिक सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, दिस spreads uniformly on the surface। ठीक है, स्फीयर के सरफेस पे ये प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। मेरी क्लास ओवर हो जाएगी ना, तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इस आर्ग्यूमेंट को वापस से कल कंटिन्यू करेंगे। ओके और जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम इसको समझते रहेंगे। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्मली क्यों स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि जो अंदर जो क्यू चार्ज रखा है कैविटी के अंदर, क्यू इंड्यूस अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया है कि बाहर के वर्ल्ड को कुछ कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है कि अंदर कुछ रखा हुआ है। तो अब क्या मतलब हुआ, अब मतलब हुआ कि अगर अपने प्लस क्यू चार्ज लाके आउटर सरफेस पे रखा है, क्योंकि स्फीयर है तो उसको चार्ज को यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना ही स्फीयर के सरफेस पे, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। तो क्लियर हो गया ये तो अपने को, ठीक है। और बाहर की दुनिया को, क्योंकि अंदर की दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं है, उसको तो खाली क्या बोलते हैं, सरफेस पे एक क्यू लेफ्ट ओवर यूनिफॉर्मली स्प्रेड दिखता है। और जब सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्ज होता है, देन इट बिहेव्स लाइक द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो अपन ने किया था। फॉर अ यूनिफॉर्मली charged spherical shell, the electric field outside point is kq upon r square. It behaves like the charge q is located at the center of the sphere.
there are actually three fields at work here: E due to Q, E due to induced, and U due to leftover. All we know for certain is that the sum of the three is zero inside the conductor. ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है. E टोटल जीरो है. फिर भी हम क्या बोल रहे हैं कि E क्यू प्लस E इंड्यूस्ड अलग से जीरो है और E लेफ्ट ओवर अलग से जीरो है. हमने यही तो बोला था कि अंदर जो है यहाँ पे E1 अलग से जीरो है और E2 अलग से जीरो है. E2 किसकी वजह से? लेफ्ट ओवर की वजह से. E1 किसकी वजह से? क्यू की वजह से. यही दो आर्ग्यूमेंट है और उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं. अब इसको प्रूव नहीं करेंगे हम खाली इसको समझेंगे ऐसा क्यों हो सकता है. तो अगर तुम्हें इसको समझना है तो एक लॉजिक लो कि जो बाहर का जो स्फीयर है इसको इनफाइनाइट रेडियस का कर दो. क्या कर दो? इनफाइनाइट रेडियस का कर दो. तो भी उसके बाहर के सरफेस से क्यू लेफ्ट ओवर तो रहेगा ही रहेगा. और अब वो क्यू चार्ज जो है, क्योंकि स्फीयर इनफाइनाइट रेडियस का है, तो बिल्कुल दूर हो गया. तो इस पॉइंट पे जो इन्फिनिटी पे चार्ज रखा हो उसकी वजह से फील्ड क्या होगा? जीरो. और ई टोटल जीरो है तो E1 भी जीरो हो जाएगा. आया समझ में? मैंने E2 को जीरो कैसे किया? मैंने क्या बोल दिया, जो स्फीयर मैंने बनाया है, ये वाला जो स्फीयर मैंने बनाया है जिसकी रेडियस मान लो a है, अगर एक इस a को इनफाइनाइट कर दूं तो जो q लेफ्ट ओवर चार्ज जो स्फीयर के ऊपर है, क्लास ओवर हो रही है, अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे. q लेफ्ट ओवर चार्ज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गया, तो इस पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो E2 जीरो हो गया. और क्योंकि E टोटल जीरो है इसीलिए E1 को भी जीरो होना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ रिग्रेस मैथमेटिकल प्रूफ. दिस इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तुम्हारे को समझाने